सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कल तक अवाम के ऊपर पेट्रोल बम नामंजूर के नारे लगाने वाले आज खुद अवाम का खून नचोड़ने में मसरूफ़ हैं। इंतखाबात से कबल कप्तान की टीम ने अपने जलसों में इंतखाबी मुहिम कुछ ऐसे चलाई। जी हाँ, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, महंगाई, धांधली की हुकूमत कुछ न कर पाई। पर सवाल यह है कि नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाने वाली पीटीआई जब खुद हुकूमत में आई तो तब्दीली कहां आई? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने रिलीफ मिलने के अवामी अरमानों में एक बार फिर आग लगाई। तब्दीली कहां आई? कल तक महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम का मुकद्दर आज भी महंगाई, तो फिर तब्दीली कहां आई? अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसियों पर गुज़श्ता हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाने वाली जमात अगर खुद अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी नहीं बना पाई तो फिर तब्दीली कहां आई? 46 रुपए लीटर पेट्रोल फरोख्त करने के दावे और आज अवाम की दुहाई। तो सवाल है कि तब्दीली कहां आई? इस तब्दीली कहां आई के सवाल के हवाले से आज आगाज़ करते हैं, जब पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही आवाज़ है कि खान साहब, आपने तो वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन 6 रुपए पेट्रोल महंगा, 6 रुपए डीजल महंगा हुआ है, तो उसके बाद जो होशरुबा महंगाई में इजाफा होगा, डॉलर की कीमत जिस तरह से आसमान की तरफ जा रही है, तो फिर सवाल ये है कि ये तब्दीली कौन सी है? क्या असद उमर साहब की तैयारी नहीं थी? इमरान खान साहब अंडर एस्टिमेट कर चुके थे? ये टीम उसी तरह से तैयार नहीं है? मामला क्या है? क्या सिर्फ आज भी 6 माह के बाद भी चोर का खजाना खाली होने का, कर्जों का ही अगर अलापना है राग, तो फिर क्या फ़ायदा है? अब आगे बढ़ना है तो किस तरह से आवाम को रिलीफ देना है? वो आवाम जिसकी मुआशी हालत पहले ही अबतर है, वो किस तरह से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएगी किसी चीज़ की भी ख़रीदारी के लिए? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद तो बड़ी थी, लोग इस तरह से निकले वोट डालने के लिए जुलाई में कि इमरान खान साहब को, नए चेहरे को, उनके वादे को, उनके दावे को, अवाम दोस्त पॉलिसियों के नारे को वोट दिया जाए। एक ही झटके में अब डॉलर कहाँ है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, कहाँ है तब्दीली? जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सर, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मुदस्सर, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। 8 महीने हो गए हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर के शबो रोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। क्या वो किसी ऐसी एक्टिविटी में उन्होंने कोई टाइम सर्व किया है जिसमें पाकिस्तान के अवाम की जो फलाह बहबूद है और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके अलावा कोई चीज़ शामिल हो? इस वक्त एक खुददार कौम का खुददार लीडर है, वो दिन रात इस काविश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। आपने परसों उनकी स्पीच सुनी कि फिस्कल स्पेस कितनी स्क्वीज़ करके ये लोग गए हैं कि वफाक खुद जो है वो दिवालिया हुआ है इस वक्त। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो शॉर्ट टर्म इस वक्त बेल्ट टाइटनिंग जो कि पहले इमरान खान ने अपनी ज़ात से शुरू किया, जो 30 करोड़ उन्होंने वहाँ पे अपने खर्चे कम किए। पंजाब हुकूमत में बिल्कुल उन्होंने मनसूख करवा दिया जो ये इन्होंने अपने असेंबली के मेंबरान का, हालांकि वो जायज़ बात थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में 148 अरब जो है वो बचाए हैं। हर तरफ जो है हमारी ऑस्टेरिटी ड्राइव है, लेकिन मुदस्सर आप देख रहे हैं कि हमें डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाने के लिए खान साहब 7 मुल्कों में गए, भीख मांगने नहीं गए, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लाने की खातिर गए। उन्होंने जाके गारंटीज दी हर मुल्क में कि आए, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, हम आपकी इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन की भी वादा करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का भी वादा करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसके विजन में और इसके शब रोज़ में वो तो कहता है कि 1 रुपया टैक्स पेयर का मेरी ज़ात पे लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हमें
ये करना पड़ रहा है क्योंकि FBR के जो रिफॉर्म्स हैं, जो कि एक्चुअल टैक्स बेस बढ़ाने के जो रिफॉर्म्स हैं, वो लॉन्ग टर्म है मुदस्सिर, और उसमें टाइम लग रहा है। अभी वैसे मैं जो तेल की आपने बात की, मैं आपको ज़रा बताती हूँ। चाइना में इस वक्त जो 1 लीटर तेल है वो $1.07 है, इंडिया में 1.06 है, बांग्लादेश में 1.06 है, श्रीलंका में 0.88, पाकिस्तान में 0.69 सेंट्स है। तो अगर आप ये बाकी ममालिक से अगर अच्छा, आप ये जो आप बात करें इस पे हम बात जरूर करते हैं कि जो खित्ते के ममालिक हैं, कीमत जो है हमारी जो इनकम है पर कैपिटा वो क्या के ममालिक की क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं इस वक्त आपको बताऊं कि सूरत हाल अवामी जो रद्द अमल है, अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। उस्मा कारदार साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद की अवाम क्या कहती है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल पंजाब में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे उस डिवीजन में, वहां की अवाम क्या कहती है। उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद है। उवैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, तो फैसलाबाद के लोगों का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे अवाम खासी परेशान दिखाई दे रही है। लोगों की जो परेशानी है इसमें इजाफा हो गया है। अवाम का कहना है कि हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मईशत बिल्कुल मईशत का बुरा हाल है। इसके बावजूद हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिससे महंगाई का नया तूफ़ान आएगा। जो पेट्रोल है इसकी कीमत में 6 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 99.35 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। जबकि जो हाई स्पीड डीजल है इसकी कीमत में तकरीबन 3 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद इस जो हाई स्पीड डीजल इसकी कीमत में तकरीबन इसकी कीमत 117.40 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। तो जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि किसी तरह आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम को ज़रा सुकून दिया जाए, लेकिन जो तब्दीली की हुकूमत है इससे तब्दीली ये लेकर आई कि महंगाई में इजाफा कर दिया है। हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर 1 रुपया हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो दूसरी चीज़ों में तकरीबन 10 रुपये के हिसाब से इजाफा होता है। जो मुसाफिर है वो भी परेशान है, जो मजदूर तबके वो भी परेशान है, जो मालकान है फैक्ट्रियों के मिलों के वो भी परेशान हैं। तो लोग ये कि हुकूमत से डिमांड करते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं इसमें कमी की जाए, क्योंकि पेट्रोल जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी उसमें पेट्रोल शामिल होता है। पेट्रोल, बिजली, ऐसी चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफे से जो इसके जो आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में भी जो है अवामी रद्द-ए-अमल जो आया है वो भी खासा को बेहतर नहीं है। वो डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी पाकिस्तान के रहे हैं, माहिर मुआशियात है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और IMF के जो प्रोग्राम्स थे उस हवाले से उनसे माजी में भी हम प्रोग्राम्स में सेर हासिल गुफ्तगू भी करते रहे। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा माजी में भी होता रहा है, अब भी होता रहा है। कमी भी शदीद हुई कि ये 70s में आ गया, 60 to 70s के रुपीज़ में भी ये पर लीटर फ़रोख्त होता रहा, अब ये फिर इजाफा हो रहा है। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 6 माह में जो टैक्सेस की सूरत हाल है वो कम से कम होती रही है और डॉलर की कीमत बढ़ती रही है। अब जो सूरत हाल है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, तो ये मईशत किस तरफ जा रही है? हुकूमत कह रही है कि बेहतरी की जानिब है, कुछ मुश्किल वक्त है, अवाम के लिए तो मुश्किलात के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आपको पता ही है कि इस इकॉनमी जो है पिछले कम से कम 7-8 महीने से बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रही है। हमारा बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं कि पहले PMLN गवर्नमेंट से ही ये शुरू हो गया, उसके बाद आपकी एंटरिम गवर्नमेंट के दौरान भी ये क्राइसिस रहा, और आज जो है इतनी डिवैल्यूएशंस और इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद अभी तक वो मसला जो है वो पूरी तरह हल नहीं हुआ। फ़ौरन जो हमारे दोस्त हैं ममालिक, उन्होंने हमारी भरपूर मदद की है, उससे कुछ गैप्स जो हैं वो पूरे हुए हैं। लेकिन असल मसला है कि ये शुरू क्यों हुआ, और शुरू इसलिए हुआ कि हमारा जो इकॉनमी है उसको बहुत बुरी तरह मजरू कर दिया गया है। हमारी एक्सपोर्ट्स की जो कम्पेटिटिवनेस है वो तकरीबन पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा डैमेज की गई। हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई। और मुझे तो याद है कि जब 2016 में IMF की MD यहाँ पाकिस्तान आई थी, उस वक़्त हमने IMF का एक प्रोग्राम ख़त्म किया था,
तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म्स करने के लिए, और 2016 में अगर वो हम उनका एडवाइस ले लेते, और उस वक़्त उन्होंने कहा था कि ये एनर्जी सेक्टर को आप रिफ़ॉर्म करें, आप FDR को रिफ़ॉर्म करें, आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करें, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनको ठीक करें ताकि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आ सके। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसका सबसे बेहतर पोटेंशल है, लेकिन 2016 में हमने देखा कि दार साहब की पॉलिसीज़ जो थी वो वही थी कि कर्ज़े आप लेते चले जाएं और एक इलेक्शनरिंग मोड में चले जाएं। बेशुमार गलत प्रोजेक्ट्स लगे जो आज भी आपके बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हैं। उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इकॉनमी में। अगर आप देखें हर प्रोजेक्ट जो है उसमें या तो आपको सब्सिडी देनी पड़ती है या उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अवाम उसकी कीमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आपका बिजली का निज़ाम दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव निज़ाम बन चुका है, और इसकी जो बिजली है ये अवाम का इस्तेसाल कर देती है, अवाम इसकी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरनाइट अब ठीक नहीं हो सकती। आपका पहला काम ये था कि आप डिफ़ॉल्ट से बचें। आपने वो खासी मदद हासिल की और हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, लेकिन हमें अब रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, और रिफॉर्म्स जो हैं वो खासी तकलीफ दे भी होंगी, और जब वो रिफॉर्म्स हो जाएंगी जो हैं वो हल की एक किस्म है, एक अपने मुल्क में। सलमान शाह साहब, मैं हल की जानिब भी आता हूँ कि वो हल जो है वो क्या होना चाहिए। कुछ देर पहले उज़्मा कारदार साहबा कह रही थी वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब शायद इस काबीना में या इस वक्त मुल्क में वो शायद वो वाहिद लीडर है अभी जिन पर उनकी ज़ात पर करप्शन के मामलात जो हैं वो नहीं हैं, उनकी ज़ात के हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं उससे एग्री करता हूँ उस्मा कारदार साहिबा, लेकिन सिर्फ करप्शन से होना या उससे आगे विजन को आगे मटीरियलाइज होना ये एक आम इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन कुछ वादे हैं, कुछ दावे हैं जिसकी बिना पर अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वादे, वो दावे अवाम के साथ वो क्या थे, अपने नाज़रीन को याद दिलाते हैं। आप भी देखिए, फिर मजीद बात होती है। पेट्रोलियम की मसनूआत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन। डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। टैक्स किससे नहीं लिया जा रहा? टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो अरबपति है। मसला यह है कि हुकूमत के पास जो आमदनी वो कम है, खर्चा ज्यादा है। सबसे आसान और जालिमाना तरीका यह है कि कीमतें बढ़ा दो। दुनिया में पेट्रोल या तेल की कीमत नीचे आ रही है, यहाँ दोनों पेट्रोल और डीजल ऊपर कर दिए, इसलिए कि इनके पास कोई तरीका ही नहीं है, इनके पास जो पॉलिटिकल विल है वो ही नहीं है। हौसला रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे, आराम से आप रिलैक्स करें। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक नए दिन का आगाज हो रहा है। अगर हमें कुछ एहसास हो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक गरीब शहरी कैसी जिंदगी गुजार रहा है, पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। तो ये वो बातें थी कि किस तरह से कितने टैक्सेस बढ़ाए जा रहे होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात की कि जब हुकूमत के पास अखराजात ज़्यादा होते हैं तो वो कीमतें बढ़ा देते हैं। कीमतें किसकी बढ़ती हैं? ऑयल की, गैस की, बिजली की। उससे डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लिए जा रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम की बेहतरी के लिए पिछली हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया कि FBR के इस्लाहात मामलात हों या वो इधर ना हो। हम इस पर जो है वो बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा मुशीर इत्तलात अब गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुन लेते हैं। बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि हमने ठीक कर दिया है, दूध और शहद की नदियाँ बहनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जब स्टेट बैंक रिपोर्ट देता है तो कुछ और खबर आती है। अभी स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं इन्होंने अनाउंस की जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। जो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख पिछले 6 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे यानी कि 9.2% पर इन्फ्लेशन होगी। ये उस दौर में जब पाकिस्तान की आवाम को ये सुहाना ख्वाब दिखाया गया था
कि अब मदीने की रियासत आ गई है, एक ऐसी रियासत जहाँ पर गुर्बत का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा। तो मुर्तज़ा वहाब भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक की हुकूमत से। इस वक्त उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहब, इन्फ्लेशन की वो बात कर रहे थे, पेट्रोल के वादों की हम बात कर रहे थे। अब एक जानिब सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि ये सारा बिगाड़ है जिसका ठीक होना बहरहाल वो वक्त है, लेकिन 8 माह में हमें इस्लाहात की चीज़ें और बेहतरी की चीज़ें वो मटीरियलाइज होती हुई आवाम तक वो नज़र नहीं आ रही कि आज अवामी रद्द अमल आपके लिए अच्छा नहीं है कि खान साहब के वादों के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं। मुदस्सर, ये बहुत एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में कभी भी टैक्स कल्चर जो था इन्होंने फ़रोग नहीं दिया। आप इस वक्त सलमान साहब बिल्कुल सही करें, देखिए जो FBR के जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म है, ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन। मैं कल कुछ बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठी हुई थी तो उनका रद्द अमल ये था कि आपने हर एक अच्छा, उज़मा कारदार साहब से हम बात करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन जो बात हो रही है कि इस वक्त जो है बहरहाल FBR का एक अलग मामला है कि जिसके टैक्सेस के निज़ाम को बेहतर होना है, चाहे वो सूबाई टैक्सेस के मामलात हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट के, या वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामलात हैं उनके बेहतर होने की चीज़ें हैं। लेकिन एक मामला बहरहाल बड़ा अहम है और वो है इस वक्त रद्द अमल का, अवामी रद्द अमल का। जैसे हमारा रब्ता दोबारा से होता है हम बात करते हैं, लेकिन लाहौर में इस वक्त सूरत हाल जो रद्द अमल सामने आया है लाहौर के हवाले से भी, क्योंकि लाहौर में भी बहरहाल इस वक्त हुकूमत भी है, पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ भी खासा रद्द अमल है। तो यहाँ पिछले 5 सालों में बड़े जल्द से जुलूस भी निकाले जाते रहे हैं सारी सूरत हाल। उज़मा कारदार साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा जी। जी देखें, ये अब जो शॉर्ट टर्म ये ड्रास्टिक जो मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल अवाम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इन्होंने सब्सिडीज दे के और कर्जे ले के अवाम को मफलूज कर दिया है और इस इकॉनमी को भी तबाह करके जा चुके हैं। देखें, ये जो IPPs की सलमान साहब बात कर रहे थे, मैं आपको बताती चलूं कि जो इनकी कैपेसिटी IPPs की है 32,000 मेगावाट्स है। हमारी जो ज़रूरत है पाकिस्तान में वो तकरीबन 22,000 मेगावाट है, लेकिन आपको IPPs को वो इन्होंने कमीशंस देने की खातिर दे तो दिया, अब आपको वो कैपेसिटी जो है उनको पूरा करने के लिए आपको जो वो आपका जो सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है जो आप पे नहीं कर सकते, तो इन्होंने तो तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। सबसे महंगी फर्नेस ऑयल से बिजली हम जो मर्जी कर लें, ना इन्होंने कोई डैम बनाया ना किसी और तरीके से मुतबादिल कोई इन्होंने एनर्जी का सोचा। अब देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें होंगी। प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश है कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, जिस तरह आपने देखा प्रिंस सलमान वगैरह आए और ये महातर भी आए, लेकिन इस वक्त देखें हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है। हम 2 कदम आगे जाते हैं, 3 कदम हम पीछे जाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी अग्रेशन है और इतना हमें खतरा है। अभी भी वो जंगी एक खतरा जो है वो टला नहीं है और आपको जो सारे फाइनेंसेस हैं अपने वहां पे भी रीडायरेक्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है, कोई आसान। और अब जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन आपकी 4 ट्रिलियन होती है, उसमें से 2 जो ट्रिलियन है वो तो आप डेट सर्विसिंग में दे देते हैं, बाकी जो 2.5 है वो आपकी चली जाती है सूबों को। तो आपका जो वफाक है वो तो शुरू ही बेचारा डिफॉल्ट से होता है। उनके अपने खर्चे जो है वो 700 जब वो अरब पूरे करते हैं उसके बाद उनके पास ढेला खोटा नहीं होता है। तो आप देखें तो सही ना, चलें इस पे बात कर लेते हैं कि जिस किस्म की मैशत छोड़कर गए हैं। तो राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिका हुकूमत में वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना भी रहे हैं। राना अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वो कह रहे हैं कि मैशत आप जिस किस्म की छोड़ के गए उससे निकलने के लिए बड़ा वक्त चाहिए है। अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं या टैक्सेस की इस्लाहात कर रहे हैं तो उन्हें तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये किया धरा आपका है? देखिए, बात यह है कि वक्त वो लें लेकिन हम पे इल्ज़ाम ना लगाएं। हमें 6 साल में जो भी अहदाफ थे, 10-12 अहदाफ हैं आपकी मईशत के, जिसमें ग्रोथ रेट है, GDP है, इन्फ्लेशन के रेट्स हैं, रिजर्व्स हैं, आपके बैंक के लेंडिंग रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें 5 साल बतदरीज बेहतर होती गई और हम 2017 में अपना बेहतरीन वक्त पे थे। उसके बाद पनामा आया और ये सारा मामला जो थे ये नीचे को जाने लगे। 2018 एक बेंचमार्क है जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है
इनसे पूछा जाए कि उस वक्त के रिजर्व आज के रिजर्व क्यों कम हुए। उस वक्त अगर ग्रोथ रेट 5.8% था और 6.2 का टारगेट था, आप 3.5 पे कैसे आ गए? अगर अब महंगाई की शरह उस वक्त तमाम तर हमारी बुराइयों के बावजूद 3.9 या 4 थी, आज ये डबल डिजिट में क्यों जा रहे हैं? उसमें हमारा क्या कसूर है? बैंकों के कर्जे जो इन्होंने डबल कर दिए हैं, डॉलर को जो इन्होंने बेतहाशा, ये सारी चीजें हुकूमत के ऊपर बदएतमादी की वजह से हुई हैं। लोगों ने अपना पैसा रोक लिया है, बिजनेसमैन आर्टिफिशियल ग्रोथ थी ये, आपकी दौर में आर्टिफिशियल ग्रोथ थी। पर दूसरा ये था कि जो आप लोग सर्कुलर डेट जितना मिला था उससे भी डबल करके आप छोड़ के चले गए बिजली का, और फिर क्या जिस किस्म के मंसूबे तरक्याती आपने लगाए उसकी सब्सिडी में वो सूरत हाल हो रही है कि अब इस वक्त बोझ बन गया वो सारी चीजें। देखिए, आपके मुल्क में बिजली नहीं थी, आज आपके मुल्क में सस्ती बिजली, गैस के जो प्लांट लगे हैं 7 सेंट का उनका यूनिट का रेट है, जो किसी और बिजली का रेट इतना सस्ता नहीं है। और एक एक चीज के ऊपर आप कंपेयर कर लें। दूसरा, ये बात चोरी की करते हैं, ये खबासत है। अगर जितना पैसा स्टेट बैंक से गया है वो चेकों की शक्ल में गया है, रिकॉर्ड इनके पास है, ये बताएं कहाँ चोरी हुई है? ये नाअहलियत है, इनके ऊपर अवाम ने एतमाद नहीं किया, बिजनेसमैन ने एतमाद नहीं किया, फॉरेनर ने एतमाद नहीं किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई है, और इन लोगों ने जो आके बदएतमादी अपने ब्यूरोक्रेसी में फैलाई है, मुल्क खड़ा कर दिया इन्होंने। हम जब आए थे मुल्क बदतरीन हालात में था, दहशतगर्दी थी, आप जो है वो हम आवाम का एतमाद बहाल करने में कामयाब हुए थे। अभी यही सूरत हाल ये कह रहे कि मुल्क के बदतरीन हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। उस वक्त 2013 में आप भी कह रहे थे, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही थी। बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब हमारे, जी राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, मैं टेक्निकली कुछ चीज़ें भी हैं जो इस वक्त जो है, इन्वेस्टमेंट तो सर एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, इन्वेस्टमेंट जब आएगी और उसके बाद वो तमाम तर चीज़ें होंगी, वो एक लॉन्ग टर्म है। अब शॉर्ट टर्म में क्या करना है? जो सूरत हाल इस वक्त एक आम आदमी के लिए वो कदरे आसान नहीं है, अगर सख्त फैसले हुकूमत करे भी। देखिए, आई डोंट थिंक कि आप ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। और इस वक्त हमें मेन फोकस जो आपने कहा, क्या प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मईशत का पहिया चलना चाहिए, मईशत को रुकना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो हमारे अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटा कारोबार वाला जो है उसको भी अपनी बिज़नेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेंड करना, उसके लिए एक माहौल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो माहौल है वो छोटे बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ चले गया है। अब छोटा बिजनेसमैन, जिस तरह से अभी उस्मा ने भी बात की, उनसे बात जब आप करें तो उनको हैरेसमेंट फ़ील हो रही है। सो आई थिंक कि हमें अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर कंटिन्यू करती रहेगी तो यही इकॉनमी का पहिया जब थोड़ा सा चलना शुरू हो जाएगा तो हमारे रेवेन्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। रेवेन्यूज़ जो हैं वो पहले अगर आप बहुत ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो मईशत का पहिया जो है वो स्टॉप हो जाएगा और वो सारा कुछ एक क्राइसिस बन मेरे पास वक्त भी थोड़ा कम है, मैं चाहूँगा कि आपका मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सलमान शाह साहब, IMF की तरफ अभी गए नहीं हैं, लेकिन जाने की तैयारी भी, उसके बगैर भी मामलात नहीं हो रहे हैं। तो अगर IMF के पास गए तो फिर तो ये कीमतें दोबारा से बढ़ जाएंगी। ये जो जिसे यूटिलिटीज़ हम कहेंगे, पेट्रोल, गैस है, बिजली है। नहीं, आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई हमें खौफ होना चाहिए IMF से। IMF एक ऐसा अदारा है जो आपकी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में मदद दे सकता है और उसको ग्रोथ करने में मदद दे सकता है। सही। इन्वेस्टर के लिए भी उसका होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। हमने अभी बहुत से कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करने हैं, पाकिस्तान ने बॉन्ड्स इशू करने हैं, पाकिस्तान ने GDRs इशू करने हैं, पाकिस्तान ने बैरून मुल्क जो है अपनी कंपनीज़ को लिस्ट करना है। मसलन हमारी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनको हमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर वहाँ लिस्ट करेंगे उनमें सरमायाकारी आएगी। सो हमें अभी ये काम बहुत से करने हैं और IMF उसमें हमारी एक किस्म की मदद कर सकता है। लेकिन IMF जो है वो काम नहीं कर सकता जो हमें खुद करना है, और वो ये काम है कि अपने मुल्क में एक प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस पैदा करने के लिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी है। हमने अपने लॉज
हमारे इतने ज्यादा लॉज हैं, लॉज के मामलात हैं, एफडीआर की जो इस्लाहात हैं, ये बात हम मामलात हैं जो किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मा कारदार साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और खबरें हैं जो आप हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले असातिज़ा एहतजाज पर थे, उससे पहले जो मैट्रिक बोर्ड्स हैं तमाम के तमाम सिंध के, वो एहतजाज पर थे कि इम्तहानात लिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये एहतजाज भी ख़त्म हो गए। एहतजाज ख़त्म होने के बाद आज इम्तहानात का आगाज़ भी हो गया मैट्रिक के, लेकिन इन इम्तहानात में फिर वही रिवायती मामलात नज़र आ रहे हैं कि कुछ सेंटर्स पर तो बड़ी सख्ती भी है और बड़े अच्छे तरीके से इम्तहानात लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर यह सूरत हाल है कि नकल माफिया भी और बूटी माफिया भी वो सरगर्म नज़र आ रहा है। कुछ शिकायत ऐसी भी हैं कि अमले के कहीं ना कहीं उनको हटा के कुछ ना कुछ किया जा रहा है या अमले के मुलव्विस होकर भी कुछ ना कुछ मामलात चल रहे हैं। बहरहाल मैट्रिक बोर्ड है और कराची में सबसे ज़्यादा 3,67,000 से ज़ायद बच्चे हैं जो मैट्रिक के इम्तहानात दे रहे हैं। सखर बोर्ड है, हैदराबाद है, लाड़काना बोर्ड्स हैं, ये तमाम बोर्ड्स में इस वक्त जो है वो इम्तहानात चल रहे हैं। सूरत हाल जानेंगे, सईदा जीनत हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं कि कराची में किस तरह के इंतजामात रखे गए हैं। जैसे सईदा जीनत से रब्ता होता है उनसे भी बात करते हैं। सईदा जीनत, कराची में किस तरह के इंतजामात रखे गए हैं कि नकल माफिया, बूटी माफिया वो सरगर्म ना हो पाए? बिल्कुल मुदस्सिर, आज जो मैट्रिक का पहला इम्तिहान था, 9 मैट्रिक के साइंस और जनरल ग्रुप के इम्तिहानात थे, तो पूरे दिन हम जो है वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के साथ ही रहे। मुख्तलिफ स्कूल का उन्होंने दौरा किया, जिसमें नाज़माबाद के फरहाना स्कूल थे, ASM पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ था, तो ये 2 स्कूल वहाँ गए। इसके अलावा वज़ीर तालीम जो थे उन्होंने भी किया। लेकिन जो एक सबसे ज़बरदस्त बात आज हमने नोट की वो ये कि चेयरमैन इंटर मैट्रिक बोर्ड जो है वो आप पे पट्टियाँ बांधे हुए, अगर उन्हें कहा जाए तो वो ऐसे ही कोई दिखाई दिए कि सामने आपके नकल होते हुए स्टफ मौजूद है। हाँ, आइंदगान ने उन्हें निशानदही की कि जिस स्कूल में सर आप खड़े में हैं उस स्कूल में आपके पास जो है मोबाइल फोन्स निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने उस पर ये जवाब दिया कि बोल जो है वो इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा ना बने, छापे ना मारे। आज पहला दिन है तो पहले दिन कुछ कोताहियां हो जाती हैं, कुछ चीजें निकल आती हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर चीटिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। चीटिंग में वाज़ेह कमी हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल कराची के सईदा जीनत, अगर सामने चीटिंग हो रही है तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ये किस तरह से डिनाई करें कि ये कोताही है? अगर चीज़ें इस तरह से हो रही हैं तो फिर वो उन्होंने एक्शन कोई नहीं लिया। सईदा जीनत से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट्रिक बोर्ड के हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात शुरू हैं। कराची जैसा जहां बड़ा शहर है, जहां लोगों की रसाई ज़्यादा है, जहां किसी भी खबर का बाहर निकलना आसान है, वहां पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के होते हुए चीटिंग के मामलात भी सामने आए। लेकिन जब निशानदही की गई तो उनका यह कहना था कि पहला दिन है, कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन चीटिंग के जो रुझानात हैं उनमें कमी हुई है। तो कमी से ज़्यादा चीटिंग के रुझान को ख़त्म करना बहरहाल मैट्रिक बोर्ड का, इन्विजिलेटर्स का, वहाँ पर ये अमल होना चाहिए। कमी किस तरह से यहाँ पर हुई है तो फिर किसी घोटकी, सालेपट ऐसे इलाकों में तो फिर कुछ भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पर किसी भी इन्विजिलेटर का वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर किसी भी किस्म का कुछ छापा मारना वो ज़्यादा मुश्किल अमल हो सकता है। और अगर मैट्रिक के इम्तहानात में यही क्राइटेरिया इसी तरह से बरकरार रहे तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तैयारी क्या की जा सकती है कि बाहर से अगर पेपर अंदर भिजवाए जाएँ, बाहर से किताबें अंदर भिजवा कर पर्चे हल करवाए जाएँ, और जिन बच्चों ने मेहनत की है पूरा साल वो क्या कर सकते हैं। सईदा जीनत हमारे साथ मौजूद हैं। जीनत, जब निशानदेही की गई तो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन तो फौरी तौर पर एक्शन लेते और वो वजाहतें क्यों दे रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है मुदस्सिर, हमने वहाँ पर जब उनसे सवाल किया कि बाकायदा हमने उनको निशानदही की कि इस क्लास में बाकायदा बच्चे जो हैं उनके पास से मोबाइल फोन्स निकले हैं, उनके पास से नकल के नोट्स निकले गए हैं,
तो उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है, कुछ इंतजामात में कमी बेशी हो जाती है, लेकिन इस दफा नकल की अगर बात की जाए तो बहुत कम रुझान नजर आया है। ना सिर्फ ये बल्कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी कोरंगी के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें तालिबे इल्मों को एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया और वो सुबह 7:30 बजे से अपने इम्तिहानी मरकज को ढूंढने में मसरूफ थे। कुछ इदारे और कुछ तालीमी इदारे ऐसे भी थे जहां पर पेपर जो है वो ताखीर से शुरू हुआ, किसी के पास 15 मिनट लेट। अच्छा जीनत, कुछ चीजें आप निशानदेही कर रहे थे। सईदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड। बहुत शुक्रिया सईद के वक्त का। सर, कुछ शिकायत, कुछ चीजें आज भी नकल के मामलात और कुछ इंतजामी मामलात के हवाले से वो आ रही थी, क्या इसकी वजूहात है? हाँ सर, बात यह है कि 9 जनवरी हमारी लास्ट डेट थी मैट्रिक के फॉर्म जमा कराने की। लेकिन कुछ हमदर्दी की बुनियाद पे ऐसा होता है कि लोग लेट फॉर्म जमा कराते हैं और कुछ लोगों ने लेट फॉर्म जो है अभी 2-3 दिन पहले थर्सडे और फ्राइडे को जमा कराए हैं। जब ये बच्चे इतना लेट फॉर्म जमा कराएंगे और उनको एडमिट कार्ड शुरू होंगे तो इनको खुद पता नहीं होता कि इनका सेंटर कहाँ लगा है। तो कराची बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें 3,67,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% बच्चे अपने अपने सेंटर पहले से देख के आते हैं। ये जो बच्चे सेंटर ढूंढते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 दिन पहले एडमिट कार्ड लिए हैं, इनको पता ही नहीं कि सेंटर कहाँ है। आज भी कुछ बच्चे हाईकोर्ट गए थे, तो जब हमने पता किया तो पता चला कि उन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं कराए और वो स्कूल प्रिंसिपल जो है उनको कहते रहे कि बस आपके फॉर्म बोर्ड से अभी आने वाले हैं एडमिट कार्ड। मैंने अभी 1 बजे उन्होंने फॉर्म जमा कराए तो 1 घंटे में उनके एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं। तो इस टाइप के जो इश्यूज आते हैं वो हमारे बोर्ड की तरफ से नहीं आते। इसके अलावा तमाम जो इम्तिहानी मराकज का हमने दौरा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात अच्छे हैं, ठीक है। और अच्छा, ये इंतजामी मामलात थे सईदुद्दीन साहब, ये आप बता रहे हैं कि ये बच्चों के और उनके स्कूल्स के हवाले से ये थे, लेकिन कुछ ये शिकायत भी आई कि आज मोबाइल फोन्स बच्चों के पास मौजूद थे, कुछ नोट्स और कुछ पेपर्स नहीं मिल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छी थी, बल्कि आपकी नुमाइंदा भी हमारे साथ ही थी और बड़े सुकून के साथ जिन जिन सेंटरों का हमने दौरा किया उसमें बच्चे अपने सुकून के साथ इम्तिहान दे रहे थे। कहीं कहीं मोबाइल फोन ऑफ करा के इन्विजिलेटर ने अपने पास रखे हुए थे कि जब वो बच्चे निकल के चले जाएंगे तो उनको दे देंगे। और मेरे साथ पूरी मीडिया की टीम थी जिसमें हमारी नुमाइंदा ये कह रही कि निशानदेही मीडिया ने की कि सर ये मोबाइल फोन और ये तमाम तर चीजें हैं। डेफिनेटली आपकी नुमाइंदा ने जब निशानदेही की थी जब वो मुझसे बाहर इंटरव्यू ले रही थी। सही। तो मेरा ख्याल हमें उन बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए जो घरों से पढ़ के आते हैं और वो गारे 80 और 85% बच्चे ऐसे हैं जो प्रीपेयर्ड होके आते हैं। चंद स्कूल ऐसे हमारे मज़ाफ़ाती कराची के इलाके में हैं जहां नकल की शिकायत मौसूल होती है और इस दफ़ा भी एरिया स्पेसिफिक टीमें हमने डिप्यूट की हैं और आज भी बहुत सारी टीमों ने मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया है। तो इंशाल्लाह हम नकल जो है वो किसी हद तक कम है, बल्कि हम इसको 0 करेंगे इंशाल्लाह। सही, ठीक है। सईदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और सईदा ज़ीनत भी हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रहे हैं कि जो कुछ चीज़ें जो हैं वो बहरहाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इरादा किया कि हम 0 करने की इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि अभी 0 हुई नहीं है, नकल कहीं ना कहीं चल रही है। वो किस तरीके से चल रही है उसको अब कराची मैट्रिक बोर्ड को भी देखना है। इस तरह बाकी जो बोर्ड्स हैं पूरे सिंध के, वहाँ पर भी नकल के क्या रुझानात हैं, अगले आने वाले दिनों में इस बात पर रोशनी डालते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब मामला है कश्मीर से। कश्मीर पे जिस तरह से पिछले करीब 2 हफ्तों से तेज़ी आई पुलवामा हमले के बाद से और ख़ास तौर पर पिछले 2 से ढाई हफ्तों में जिस तरह की सूरत हाल रही है, तो हर रोज़ 3 से 4 कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ उसी तरह से तोड़े जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त कश्मीर के ऊपर हैं, लेकिन कश्मीरियों पर जब ये नज़र आई है तो एक चीज़ साबित हो रही है कि भारत की जानिब से जिस रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है पूरी दुनिया में, यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड नेशन हो, वहाँ से उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है कि भारतीय हुकूमत ये तमाम तर अमल के अंदर मुलव्वस है। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मार्च का महीना पुलवामा हमले के बाद से बड़ा सख्त गुजरा है निहत्ते कश्मीरियों पर। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरी दुनिया से वो भी कश्मीरियों के हक़ के लिए हैं, लेकिन कश्मीरियों के हक़ में उस तरह से आवाज़ जो उठाया जाना है बाकी दुनिया पाकिस्तान से हटकर, वो किस तरह से और मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरी दुनिया में 2 चीज़ें हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं और जिनके बारे में
जरा भी कोई खबर उठे तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, या उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। वो एक है दहशतगर्दी और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब भारत वहां पे कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, लेकिन उसको छुपाने के लिए वो दुनिया को जाहिर करता है कि जी वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, हकूक ये आज़ादी की जंग का या आज़ादी की जदोजहद का तो कोई नामो निशान नहीं, और पाकिस्तान वहां पे दहशतगर्दी करा रहा है। सो हमारा काम जो होना चाहिए या हमें जो कोशिश करनी चाहिए जिसमें NGOs शामिल की जाएं या ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, ये हकायक दुनिया के सामने लाना चाहिए। पहली चीज तो भारत का ये नैरेटिव रद्द होना चाहिए कि पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी करा रहा है। हमें 70,000 लोग हमारे मारे गए और दुनिया में भारत जो है वो दुनिया को कायल करने में कामयाब हो गया कि जी हम टेररिस्ट हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लग जाता है। तो यहाँ कोई कमजोरी है ना हमारी कि हमने अपने नैरेटिव को दुनिया तक नहीं पहुंचाया और भारत का चेहरा नहीं दिखाया। और दूसरी तरफ ये है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में जब से अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी की या कमीशन की रिपोर्ट आई है, पिछले साल वो जून में आई थी, उस रिपोर्ट के बाद काफी सारा इस पे काम हुआ है। आप देखें कि यूरोपियन यूनियन ने, बरतानिया की पार्लियामेंट ने, उन्होंने पैलेट गन्स वगैरह पे भी बात की है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंसिटिव चीज है जिस पे दुनिया को आप मोटिवेट कर सकते हैं, दुनिया को मोबिलाइज कर बड़ा सकते हैं। आप हमेशा से ये बड़ा मतलब कि पाकिस्तान की ही कोशिश हो सकती है कि वो दूसरा तस्वीर का जो असल रुख है भारत का वो दिखाया जाए, तो फिर शायद कश्मीरियों के लिए भी हालात की बेहतरी हो पाए। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार। आज के प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।